वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में कुछ आगे न्यूमेरिकल करेंगे। यह एक न्यूमेरिकल एज ए डेरिवेशन आता है कि किसी भी एक ट्यूब में, पतली ट्यूब में जिसकी त्रिज्या आर दी गई है और उसमें एच ऊंचाई तक पानी चढ़ता है, पानी की डेंसिटी है वह डी है, तो उस पर जो सरफेस टेंशन है वो ज्ञात करना है। तो जो पतली ट्यूब है उसको यहाँ पर अपन केस नलिका या केसिका बोलते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है। इसमें जो कैपिलरिटी या केस नलिका है उसकी परफेक्ट डेफिनेशन ये है कि उसकी जो लंबाई है वह उसकी त्रिज्या के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर उसकी लंबाई एल है तो वह त्रिज्या के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी, अर्थात उसकी त्रिज्या बहुत छोटी होती है। एक बहुत ही पतली होल वाली पाइप आप अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया है, आप इसको देखिए। ये कोई भी एक कैपिलरी है, केसिका है, केस नलिका है, केस नलिका है। तो यह पानी में डूबी हुई है। तो पानी में डुबाने पर इसमें पानी की ऊंचाई से भी ज़्यादा, नॉर्मली अपन किसी भी पाइप को अगर पानी में डुबाते हैं तो पानी के लेवल तक बैलेंस आने पर उसमें उतना पानी होता है, लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, अर्थात गुरुत्वाकर्षण डाउनवर्ड है और ऊपर की तरफ पानी है, वह पानी की जो ऊंचाई है पात्र में उससे ज़्यादा ऊंचाई तक पानी है वह चढ़ जाता है ऊपर तक। तो यह क्यों होता है? वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में है। तो यह सरफेस टेंशन के कारण से होता है। तो इसके द्वारा अपन सरफेस टेंशन का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखिए, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है अगर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में गति करती है तो उसको इसके लिए आवश्यक ऊर्जा चाहिए ताकि वह गुरुत्वाकर्षण को फेस कर सके या गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस कर सके, संतुलन की अवस्था के लिए। इसके लिए यहाँ से जो ऊर्जा है, जो कार्य है, वो कहाँ से मिलता है वो इस डेरिवेशन में अपन देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो भी जो कैपिलरी है, जो केस नलिका है, वह पानी में जब डुबोया है इसमें, तो पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक है, पानी का लेवल यहाँ तक है और इसमें पानी के लेवल से एच ऊंचाई तक भी पानी चढ़ गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है। और पानी का कांच की ट्यूब के साथ में है वो कॉनकेव सरफेस बनेगा। जो प्लेन है वह अवतल लेंस की तरह कॉनकेव बनेगा, अर्थात यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यह इसको गीला नहीं करेगा। ओके। और यहाँ पर देखिए जो भी कॉन्टैक्ट एंगल बनाया गया है, स्पर्श कोण है, जिसको टेंजेंट एंगल या कॉन्टैक्ट एंगल बोल सकते हैं, थीटा दिया गया है इस प्रकार से। क्योंकि अगर मैं इसकी दीवार पर जो सरफेस टेंशन है पानी का, वह जो दीवार के द्वारा पानी की सतह पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल, जिसको रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, उसको बैलेंस करेगा, वह उसी दिशा में होगा। ओके। अब इसमें जितने भी जो बल हैं उनको आपस में बैलेंस कीजिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जो ये कॉनकेव बनता है, यह अवतल लेंस के आकार का जो तल बनता है, इसकी भी त्रिज्या आर है। अर्थात आप यूँ मान सकते हैं कि उस केस नलिका में जो पानी होगा वह अर्धगोले के आकार में सतह बनाएगा। तो अर्धगोले के आकार में इस पर सतह बनती है। अब इस टेंशन टी को बैलेंस करते हैं तो थीटा के एंगल के साथ में देखिए, इसमें एक्स एक्स की दिशा में लेंगे तो टी साइन थीटा और वाई एक्स की तरफ लेंगे तो टी कोस थीटा। अब चूंकि जो टेंशन और जो रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये इस टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ कर रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब गोलाई में है, तो आप यूँ मान लीजिए कि इसके चारों दिशाओं में है, तो हर दिशा में इधर 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 से इसकी जो अर्धगोला बनता है, उस अर्धगोले के ऊपरी हिस्से का जो वृत्त है, सर्किल है, उस सर्किल के चारों तरफ एक्स एक्स दिशा में टी साइन थीटा होगा और ऊपर की तरफ टी कोस थीटा होगा। ओके। आप इस डायग्राम को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये अर्धगोला बना हुआ है ऐसे, तो यहाँ 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 हर पॉइंट पर, ये वाला हर पॉइंट के ऊपर तो होगा ये टी साइन थीटा और ऊपर की तरफ, यहाँ हर पॉइंट पर ऊपर की तरफ होगा वो होगा टी कोस थीटा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बन रहे हैं ये जो टी साइन थीटा है, वह टी साइन थीटा इस प्रकार से होगा कि हर एक टी साइन थीटा के विपरीत दिशा में एक हो। जैसे ये टी साइन थीटा है तो इसके विपरीत दिशा में यहाँ भी कहीं टी साइन थीटा, अगर ये टी साइन थीटा है तो इसके विपरीत दिशा में ये भी कहीं टी साइन थीटा है। तो हर एक टी साइन थीटा के लिए एक्स एक्स के विपरीत दिशा में एक और टी साइन थीटा मिलेगा। अर्थात जो कि क्षैतिज तल में, क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो टी साइन थीटा है, टेंशन का जो कंपोनेंट है,
वो सब आपस में मिलके जीरो हो जाएंगे। उन सबको जोड़ेंगे तो उनका जो वेक्टर एडिशन है वो जीरो वैल्यू देगा। तो केवल और केवल यहाँ पर जो टी का कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन का होगा, अर्थात वाई एक्स डायरेक्शन जो है, वाई एक्सिस है उस डायरेक्शन में होगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अब देखिए यहाँ पर सरफेस टेंशन है उसको अपन ने टी माना है, रिएक्शन फोर्स है उसको आर माना है, रिएक्शन फोर्स ऑन द ट्यूब वाल, तो रिएक्शन फोर्स है वो आर है, वह कॉनकेव शेप की रेडियस है। मैंने यहाँ पर लिखा है, जो समझाया वो लिख भी दिया है। टी साइन थीटा फॉर्म विल ऑल द डायरेक्शन सो कैंसिल आउट, टी कोस थीटा विल बी अपर डायरेक्शन ऑन दी सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कौन से, जो वृत्त पर बनेगा। अब जो वृत्त है, सर्किल है, उस सर्किल के वाई एक्स डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होंगे वो उस गोले का जो हिस्सा है इसके ऊपर की तरफ होंगे, सारे के सारे देखिए ऊपर की तरफ। और ये ऊपरी गोले का जो ये देखिए ये इसकी परिधि ये कितनी होगी, ये परिधि होगी 2πr। तो हर एक कंपोनेंट का मान है टी कोस थीटा, और कितनी दूरी में लग रहा है वो 2πr दूरी में, क्योंकि जो परिधि है सर्कमफेरेंस है वो 2πr है। तो इस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, जो पानी के लिए ऊपर की तरफ बल लगेगा वो कितना होगा, फोर्स बराबर टेंशन गुना लंबाई होता है, क्योंकि टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बटे लंबाई। यही है सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू टेंशन प्रस्ताव गुना लंबाई, लंबाई यहाँ पर परिधि है, ध्यान रखिएगा, ये वर्क की परिधि है, ये लंबाई है यहाँ पर। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी द रिएक्शन फोर्स। ये वो रिएक्शन फोर्स होगा जो पानी है उसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ने के लिए बैलेंस करेगा, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में कार्य करेगा। इफ द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज h एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज d, ये हमने d ऊंचाई तक ये माना कि पानी चढ़ा है। अब देखिए जो पानी है वह पानी की सतह से d ऊंचाई तक चढ़ा है, ये d ऊंचाई। यहाँ पर d जो ऊंचाई है वो ध्यान रखिए, पानी का जो ये कॉनकेव सतह बन रही है इसका बॉटम है, इसका निचला हिस्सा है। ओके, तब अगर h ऊंचाई तक पानी चढ़ता है और जिस ट्यूब में चढ़ता है उस ट्यूब की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है और पानी का घनत्व है वो d दिया गया है, तो इसके द्वारा अपन h ऊंचाई तक चढ़े गए पानी का भार द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो पानी h ऊंचाई तक चढ़ा है उसका आयतन देखिए, तो उसके आयतन के लिए देखिए h ऊंचाई तक तो पानी चढ़ा है तो उस पानी के लिए πr² h वो एक सिलेंडर होगा। ओके, उसके बाद में जो ये देखिए कुछ जो किनारे बच गए हैं, ये जो ये वाला हिस्सा, यहाँ तक तो अपने पानी का निकाल लिया है, लेवल जो वॉल्यूम है वो निकाल लिया, ये पानी का ये हो जाएगा πr² h। अब अपन को ये वाला मान भी चाहिए और ये वाला कम करना है क्योंकि ये तो खाली है ऊपर से। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे हिस्से को का आयतन निकाल लिया जाए और पूरे हिस्से का आयतन निकालने के बाद में ये वाला आयतन, ये जो आयतन है ये घटा दिया जाए अर्धगोले का, तो वो इस शेष हिस्से का आयतन आ जाएगा। तो देखिए h ऊंचाई तक का तो हो गया πr² h। ओके, अब ये वाला हिस्सा है ये सिलेंडर, तो इसकी r त्रिज्या का है, r ही तो ऊंचाई है और r ही त्रिज्या है, तो πr² r, h की जगह पर r लिखा, तो इस हिस्से का ये r ऊंचाई है और r ही त्रिज्या है, तो यहाँ पर πr² r हो गया। ओके, इस पूरे हिस्से का निकाला। अब इसमें से जो अर्धगोले का आयतन है वो घटा दीजिए, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 πr³। तो इससे टोटल पानी का आयतन आ जाएगा, तो पानी का आयतन होगा πr² h प्लस πr³ माइनस 2/3 πr³। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो जाएगी πr² कॉमन लिया h प्लस r/3, ये मान अपने को मिलेगा। अब आपने पानी का आयतन निकाल लिया, पानी का आयतन निकालने के बाद में पानी का घनत्व दिया गया है, तो देखिए घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू जो होता है मास बटे वॉल्यूम, तो मास बटे वॉल्यूम ये होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी डी मानी गई है, वॉल्यूम अपन को पता ही है तो मास निकाल सकते हैं ना, तो मास कितना हो जाएगा डी और वी ये माना जाएगा। तो द्रव्यमान निकालेंगे। अब द्रव्यमान के साथ में अगर जी का गुणा कर दिया जाए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए द्रव्यमान के साथ में, तो वो बन जाएगा mg, दैट विल बी इक्वल टू वेट, फोर्स, बल, भार, उसके बराबर ये बन जाएगा। तो इसका देखिए मैंने यहाँ पर सीधा वेट निकाला है, तो ये वेट निकालने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम गुना डेंसिटी इंटू जी। तो देखिए वॉल्यूम कितना था πr² h प्लस r/3 और घनत्व था d और जी से गुणा कर दिया तो बन गए भार। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखिए कि पानी का जो खुद का भार है
वो कितना होगा एच ऊंचाई तक चढ़ने के लिए, वो होगा ये वाला। अब हमेशा ये जो भार है उसकी दिशा कितनी होती है, नीचे की तरफ, भार की दिशा डाउनवर्ड होगी। और जो रिएक्शन फोर्स था अपने निकाला था, कितना था वो, टी कोस थीटा इंटू 2πr, वो किस तरफ था, वो ऊपर की तरफ था। तो ट्यूब में पानी चढ़ना जारी रहेगा, पानी चढ़ता रहेगा। कब तक ट्यूब में पानी चढ़ता रहेगा, जब तक वह उस गुरुत्वाकर्षण के कारण से लगने वाले बल को संतुलित ना कर। जब तक वह इस बल से ज़्यादा रहेगा, अगर रिएक्शन बल का मान है, जो प्रतिक्रिया बल का मान है, इस बल से ज़्यादा रहेगा, तब तक ट्यूब में पानी चढ़ता रहेगा। जैसे ये वाला बल टी कोस थीटा मल्टीप्लाई 2πr के बराबर हो जाएगा, पानी का चढ़ना बंद हो जाएगा और पानी वहाँ पर स्थिर हो जाएगा। तो संतुलन की क्रिया में ये दोनों बल बराबर होंगे, तो संतुलन की अवस्था में इसके बाद में पानी चढ़ना बंद हो जाएगा, अर्थात ट्यूब में अधिकतम पानी उतना ही चढ़ेगा। ओके, इन दोनों बलों को बैलेंस कीजिए। तो देखिए दोनों बलों को संतुलन के लिए बराबर में रख दिया। तो एक तरफ तो हो गया 2πr इंटू टी कोस थीटा, दूसरी तरफ हो गया πr² इंटू एच प्लस r/3 dg। तो यहाँ से देखिए πr से πr कैंसिल, और टेंशन का मान कितना बचा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू r dg 2 कोस थीटा h प्लस r/3। यह है रियल फॉर्मूला। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ट्यूब के लिए, एक पतली सी ट्यूब लेके आप किसी भी तरल का, किसी भी लिक्विड का पृष्ठ तनाव ज्ञात कर सकते हैं। पानी का, दूध का, शहद का, पारे का, किसी भी लिक्विड का पृष्ठ तनाव ज्ञात कर सकते हैं उस पतली सी ट्यूब के द्वारा। बस आपको सूटेबल परफेक्ट रीडिंग होनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जो ट्यूब होती है वो इतनी पतली होती है कि नॉर्मली उसमें जो रीडिंग, अगर आँखें उसके साथ में पैरेलैक्स नहीं हो पाती हैं तो रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए जो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है, नॉर्मली फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे एक्सपेरिमेंट आते हैं और फिजिक्स में भी इसके एक्सपेरिमेंट आते हैं। तो नॉर्मली माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके हम उसकी रीडिंग लेके वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का मान दिया गया होता है, डी का मान जो भी अपन लिक्विड लेते हैं वो मान दिया गया होता है, ट्यूब का जो आर है वो ज्ञात कर सकते हैं, और पानी जितनी एच ऊंचाई पर चढ़ता है वो ज्ञात कर लेंगे। मेन मान रहता है कोस थीटा का, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो ट्यूब इतनी बारीक होती है कि उसके द्वारा अपन पता नहीं लगा सकते कि जो कॉन्केव या कॉन्वेक्स जो भी प्लेन बन रहा है उसके लिए जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो कितना है। अब चूंकि जो वाटर के लिए टेंजेंट एंगल या कॉन्टैक्ट एंगल विद ग्लास है वह 0 होता है, अर्थात वह पानी, जो पानी की सतह है वो कांच की जो सतह है उसको गीला नहीं करती है, कॉन्टैक्ट एंगल 0 होता है। तो कोस थीटा 0 इज इक्वल टू, कोस थीटा है वह कोस 0 होगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो इसका मान 1 हो गया, तो टी बराबर r/2। अब देखिए थोड़ा सा इसको और ज़्यादा संतुलित या सरल कर सकते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं या सन्निकट मान, सन्निकट या अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन और करते हैं। अब देखिए जो ट्यूब अपन ने ली है वो ट्यूब इतनी बारीक होती है, इतनी बारीक होती है, बहुत ज़्यादा बारीक होती है ट्यूब, बहुत ज़्यादा बारीक, जैसे कि मैंने थोड़ा सा इससे भी बारीक ट्यूब होती है ऐसे। तो इसकी जो त्रिज्या है, ये तो डायमीटर इसका बहुत छोटा है, इसकी त्रिज्या और भी छोटी होगी, और ये इसकी ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई के सापेक्ष इसकी त्रिज्या बहुत बहुत कम होती है। तो अपन जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको और ज़्यादा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि h प्लस r/3, एक तो इसका व्यास बहुत छोटा है ट्यूब का, ऊपर से उसकी त्रिज्या, और फिर त्रिज्या का भी तीसरा भाग, तो h में जोड़ने के लिए उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसीलिए इसको अपन, h का मान है वह त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि h प्लस r/3 इज इक्वल टू h अपन लिख सकते हैं, यह h है। ओके, तो इसको भी h लिख दिया, तो ये माना जाएगा अपने पास में HRD/G। इसको याद रखना सिंपल तरीका है, HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो HRD/G/2 यह होता है पानी की सतह का पृष्ठ तनाव किसी भी कांच के ट्यूब के लिए। अब देखिए इसके द्वारा अपन जो सरफेस टेंशन है इसके द्वारा अपन 2-3 चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए कि जो इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव का जो प्रभाव हो क्या क्या होता है। कंटामिनेशन ऑफ लिक्विड सरफेस, कि किसी भी लिक्विड है उसमें क्या क्या इम्प्योरिटी है, कंटामिनेशन है, वो ज्ञात कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि दूध, अगर मिल्क की बात करें, जो प्योर मिल्क होता है, शुद्ध दूध होता है, उसका पृष्ठ तनाव अपन ज्ञात कर लेते हैं। उसका पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के बाद में उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी मिली है, अशुद्धि के रूप में कुछ भी मिला है उस दूध में, जैसे फेट मिला देते हैं या नकली दूध होता है या फिर पानी मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है दूध की सतह का पृष्ठ तनाव चेंज हो जाता है।
तो चेंज होने के कारण से जो भी पृष्ठ तनाव है शुद्ध दूध का वह मान नहीं मिल पाएगा। अर्थात अगर आपके पास में शुद्ध दूध का पृष्ठ तनाव ज्ञात है और आप उसमें उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आप इसे पता लगा सकते हैं कि दिया गया जो प्रोडक्ट है वह इम्प्योर है या प्योर है, अर्थात उसमें कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। सीधा सीधा मतलब है जो इम्प्योरिटी होती है वो सरफेस टेंशन को बदल देती है। तो दिए गए मान का जो भी मिक्स किया हुआ प्रोडक्ट है उसका अगर सरफेस टेंशन ज्ञात करते हैं तो वह ओरिजिनल के बराबर नहीं आता है। तो इससे पता चल जाता है कि इसमें अशुद्धि मिली हुई है। अब साथ में ये होता है कि जो भी सोल्युएबल इम्प्योरिटी होती है वह ध्यान रखिए सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देती है। सोल्युएबल जैसे पानी के अंदर चीनी मिला दिया, पानी के अंदर नमक मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया, तो जो भी घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे पानी में दूध मिलाएंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि इसमें मिलाया या नहीं मिलाया है नॉर्मली, तो वो सोल्युएबल इम्प्योरिटी है। तो सोल्युएबल जो इम्प्योरिटी होती हैं वो पृष्ठ तनाव को घटा देती हैं। यह होता है इम्प्योरिटी का असर। अगर किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के कारण से वो पृष्ठ तनाव है वह घट जाता है, और किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर के लिए पृष्ठ तनाव का मान नॉर्मली 0 भी होता है। किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर के लिए कोई एक ऐसा टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो कोई ऐसा टेम्परेचर मिलेगा एट रीच, किसी भी एक नियत ताप के ऊपर पहुंच जाए। सपोज पानी है, उसका पृष्ठ तनाव है कुछ भी, उसको पानी को गर्म करते जाएंगे तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वह धीरे धीरे एक टेम्परेचर के ऊपर 0 भी हो जाएगा। ओके, अब मैंने इसको समझाने के लिए 3 अलग अलग कंडीशंस लिए हैं। देखिए यह एक पात्र है, उसमें पानी रखा हुआ है तो इसकी सतह देखिए एकदम सीधी है। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि पात्र में पानी रखा हुआ है तो इसकी सतह कैसी है, इसकी सतह है कॉनकेव। तीसरी एक और सतह कंडीशन है, पात्र में पानी रखा हुआ तो इसकी सतह हाँ ये कॉन्वेक्स। ओके, यह है अवतल, यह है उत्तल। ये 3 प्रकार की कंडीशन है। तो यहाँ पर 3 प्रकार कंडीशन के लिए अलग अलग चीज़ें देखिए। पहली जो कंडीशन है, अर्थात किसी भी पात्र में रखा हुआ लिक्विड है अगर उसका ऊपरी सतह है वो एकदम प्लेन है तो इसका मतलब हर अणु के लिए सतह पर लगने वाला जो बल है सब दिशाओं में, यह सब दिशाओं में अलग अलग पूरी सतह के ऊपर, अगर ये सतह ऐसी है तो इस पर हर दिशा में बल का मान है वो समान होगा और रिजल्टेड फोर्स 0 जाएगा, अर्थात इस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। अब अगर कॉनकेव है तो उस पर जो एक्टिंग फोर्स है, जो मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, इसीलिए यह ऊपर की तरफ लगने के कारण से कॉन्टैक्ट एंगल के पास में पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है, ये कॉनकेव सरफेस बनाती है। तीसरी कंडीशन देखते हैं तो इसके ऊपर जो एक्टिंग फोर्स है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो ये किनारों पर जहाँ कॉन्टैक्ट एंगल है वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगने के कारण से यह किनारे नीचे की तरफ झुक जाते हैं और यह उसी कंडीशन में रहता है और यह कॉन्वेक्स बना देता है। ध्यान रखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो फोर्स है वो प्रेशर के से जुड़ा होता है, दाब और बल, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल ही दाब है, प्रेशर है। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर की कंडीशन है यहाँ ये वाली, अर्थात जो कॉन्वेक्स है, उत्तल सतह है, उस पर लगने वाला जो दबाव है या दाब है वह अवतल की तुलना में कम होता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझाने योग्य है। ओके, थैंक यू।